2024 का साल ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आ गया है। इस साल स्टॉक मार्केट में कई अप्स एंड डाउन्स भी देखने को मिले। कई बड़ी कंपनीज के आईपीओज भी लॉन्च हुए, जैसे स्विगी, hyundai, बजाज हाउसिंग फाइनेंस। अब ऐसे में इस साल बेस्ट परफॉर्मिंग आईपीओज कौन से रहे, आज के वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं। तो हम देखेंगे कि इस साल के टॉप 10 परफॉर्मिंग आईपीओज कौन से रहे जिन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को अपने इशू प्राइस से जो है सबसे ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं। और इसके साथ साथ हम लोग डिस्कस करेंगे आईपीओ के ऊपर एक कंप्लीट एक्सप्लेनर आपको मिलेगा, क्या होता है, कैसे काम करता है। बिगिनर्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है आगे का एक्सप्लेनर। और इससे पहले कि जो टॉप 10 परफॉर्मिंग आईपीओज हैं वो आपके काम के रहने वाले हैं। तो चलिए एक बार देखते हैं। आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले हम बात करेंगे टॉप 10 परफॉर्मिंग आईपीओज कौन से हैं। उसके बाद हम आईपीओ के ऊपर आ जाएंगे कि आईपीओ कैसे काम करता है, क्या होता है। थोड़ी सी टाइमलाइन देखेंगे टू बेटर अंडरस्टैंड इट। टाइप्स ऑफ आईपीओ देखेंगे और कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्रोज एंड कॉन्स एंड सब चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो आपके काम की बात कर लेते हैं कि टॉप 10 बेस्ट परफॉर्मिंग आईपीओज इस साल के कौन से रहे हैं। जो प्राइमरी मार्केट में इस साल जो भी कंपनीज टैप इन हुई हैं उसमें से 10 जो हैं दे हैव टर्न्ड आउट टू बी मल्टी बैगर्स। हम टॉप 10 की बात करने वाले हैं, राइट। जिसमें कई कंपनीज हैं जिन्होंने अपने इशू प्राइस से 300% तक के रिटर्न्स दिए हैं। और एक कमाल करने वाली बात तो ये है कि ये वो कंपनीज है, इसमें से इन टॉप 10 में से भी ज़्यादा कंपनीज ऐसी हैं जिनकी मार्केट कैप 10,000 करोड़ रुपीस से भी कम की है। चलिए एक बार पहले स्टार्ट करते हैं। लिस्ट देख लेते हैं कौन सी वो आपकी टॉप 10 कंपनीज है जिन्होंने बहुत ज़्यादा रिटर्न दिया है। तो यहाँ पर क्लियर मैं आपको कर देती हूँ इससे पहले कि ये जो सारा का सारा डेटा है, ये सारा डेटा 23 दिसंबर का है। 23 दिसंबर 2024 के हिसाब से है, यानी कि यहाँ पर जो भी रिटर्न्स हैं, जो भी मार्केट कैप है, ये 23 दिसंबर के हिसाब से है, राइट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, यहाँ पर आ जाता है ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन। ये सारी कंपनीज रिटर्न के हिसाब से अरेंज्ड हैं। सो यहाँ पर ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन इस कंपनी का आईपीओ इसी साल आया था और यहाँ पर रिटर्न्स जो है वो 302% जो है वो देखने को मिले हैं। प्लस यहाँ पर जो मार्केट कैप है वो 30,764 करोड़ रुपीस की है। इसके अलावा KRN हीट है, 220% यहाँ पर रिटर्न देखने को मिला है। 4,423 करोड़ रुपीस जो है इसकी मार्केट कैप है। उसके अलावा प्रीमियर एनर्जीज है, 188% का यहाँ पर रिटर्न देखने को मिला है और 59,000 करोड़ रुपीस से भी ज़्यादा यहाँ पर इसकी मार्केट कैप देखने को मिलती है। उसके अलावा लिस्ट में भारती हेक्साकॉम भी है, इसका भी आईपीओ इसी साल आया था। यहाँ पर 163% का जो रिटर्न है इसके इशू प्राइस से देखने को मिला है और इसकी जो मार्केट कैप है वो है 73,700 रुपीस की। उसके अलावा प्लैटिनम इंडस्ट्री भी है लिस्ट में, इसका भी आईपीओ इसी साल आया था। 153% का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है और मार्केट कैप 2,000 करोड़ रुपीस से भी ज़्यादा है। एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स 117% करके रिटर्न पर है। ओरिएंट टेक्नोलॉजीज की बात करें तो ये 114% रिटर्न के ऊपर है। उसके अलावा गाला प्रिसिजन, ई-पैक ड्यूरेबल आपके 109 और 102% के पास है। इसके अलावा यहाँ पर डिफ्यूजन इंजीनियर्स भी है जिसने 100% रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को और 1,215 करोड़ रुपीस का इसका मार्केट कैप है। अब इसमें अगर हम मार्केट कैप पे देखें ना तो बहुत सारी कंपनीज है जिनका 10,000 से भी कम मार्केट कैप हमें देखने को मिलता है, जैसे KRN हीट हो गया, प्लैटिनम इंडस्ट्रीज हो गया, ओरिएंट टेक्नोलॉजीज हो गया, गाला प्रिसिजन हो गया, एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स हो गया, डिफ्यूजन इंजीनियर्स है और ई-पैक ड्यूरेबल है। तो मोस्टली जो इसमें से हमें 7 कंपनीज तो ऐसे ही छट गई हैं जो 10,000 से कम का जिनका मार्केट कैप है और जिन्होंने अपने इशू प्राइस से इतना तगड़ा रिटर्न जो है वो इन्वेस्टर्स को दिया है। सो अनडाउटेडली ये टॉप 10 इस साल के जो है ना बेस्ट परफॉर्मिंग आईपीओज रहे हैं जिन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा खासा रिटर्न जो है वो बना के दिया है। अब हम आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं कि आईपीओज के ऊपर अगर हम आ जाएं कि आईपीओ क्या होता है। सो इट्स अ बेसिक थिंग। आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों को पता होगा कि आईपीओ क्या होता है, मार्केट में सुनते रहते हैं, जो बिगिनर्स हैं उनको भी पता होगा। तो बेसिकली इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है, ये एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा मेथड है जिसके जरिए जो कंपनीज हैं वो फंड रेज करती हैं, राइट। फंड रेज करने के बदले में वो अपने इन्वेस्टर्स को क्या देते हैं, वो शेयर्स देते हैं अपनी कंपनी के, राइट। सो एक आईपीओ काम कैसे करता है उसका एक फेज देख लेते हैं। सबसे पहले तो एक आईपीओ में अगर हम बात करें ना तो सबसे पहले तो उसका प्रिपरेशन फेज आता है, राइट। यहाँ पर कंपनी पूरी तैयारी करती है कि हमें अपने शेयर्स को पब्लिक करना है तो उसकी पूरी तैयारी चलती है। इसी फेज में एक अंडर राइटर जो है वो अपॉइंट होता है। अंडर राइटर आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि क्या होता है।
एक अंडरराइटर की बात करें तो ये कोई इंडिविजुअल हो सकता है, एक एंटिटी हो सकती है, कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है, राइट। एक आपका मर्चेंट बैंक भी हो सकता है, जो क्या करेगा, उस कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखेगा और जो है शेयर प्राइस जो है वो डिसाइड करेगा। एक ऐसा शेयर प्राइस या अंडरराइटर डिसाइड करेगा जो कंपनी के लिए ना तो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो, ना बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड हो, राइट, जिससे कंपनी भी पैसा बना सके। तो एक अंडरराइटर का यहाँ पर ये काम होता है, ये प्रिपरेशन फेज में ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। उसके बाद आता है DRHP फाइलिंग। सो DRHP फाइलिंग की अगर बात करें तो DRHP होता है ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस। इसकी फाइलिंग करनी होती है सेबी को। तो जो भी कंपनी है, जो भी XYZ कंपनी है, उसे अपना DRHP फाइल करना होगा विद सेबी, राइट। ये DRHP क्या होता है, इस DRHP में बेसिकली कंपनी के फाइनेंशियल्स होते हैं, सारा इंपॉर्टेंट डेटा होता है और सेबी में इसे जो है रजिस्टर करना होता है, इसको फाइल करना होता है। उसके बाद क्या है, कंपनी डिसाइड करती है, सेबी को फाइल कर दिया, अंडरराइटर भी अपॉइंट कर लिया, उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज सेलेक्ट करती है कंपनी कि हाँ कौन से स्टॉक एक्सचेंज में हमें अपने शेयर्स को पब्लिक करना है, सो दैट इन्वेस्टर्स कैन एक्सेस दैट। तो यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज को सिलेक्ट किया जाता है जिस पे भी करना है, और साथ ही साथ में उस स्टॉक एक्सचेंज को एक एप्लीकेशन भी भेजी जाती है थ्रू द कंपनी। उसके बाद प्राइसिंग होती है, यहाँ पर जो है प्राइस सेट किया जाता है फाइनल कि हाँ अब शेयर्स का जो प्राइस रेंज है वो क्या रहने वाला है, क्या प्राइस जो है वो रखा जाएगा। उसके बाद आ जाता है एलोकेशन। एलोकेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर जो शेयर्स हैं वो अलग अलग इन्वेस्टर कैटेगरीज को दिए जाते हैं, जैसे आपके क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स हो गए, रिटेल इन्वेस्टर्स हो गए, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो गए। तो यहाँ पर शेयर्स को एलोकेट किया जाता है अलग अलग इन्वेस्टर कैटेगरी में, राइट। यहाँ पर जो है एलोकेशन टाइम पे यहाँ पर बिडर्स जो हैं वो जो स्पेसिफाइड प्राइस रेंज है उसमें बिडिंग कर सकते हैं, शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद फाइनल स्टेज जो है वो आती है लिस्टिंग की, जब कंपनी के शेयर्स को फाइनली स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्ट किया जाता है। तो ये कुछ इस तरीके से प्रोसेस होता है IPO का, कुछ इस तरीके से काम करता है। टू बेटर अंडरस्टैंड इट, टू गेट एन आइडिया कि हाँ ये डेट्स क्या होती हैं, क्योंकि बहुत सारी जब IPO आता है तो मल्टीपल डेट्स हमें देखने को मिलती हैं कि ओपनिंग डेट आ गई है, अलॉटमेंट डेट आ गई है, लिस्टिंग डेट आ गई है। तो ये क्या होता है, सबसे पहले तो ओपन और क्लोज डेट की अगर हम बात करें तो ये वो डेट्स होती हैं जब IPO का बिडिंग प्रोसेस जो है वो ओपन अप हो जाता है। यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब अप्लाई कर सकते हैं IPO के लिए। जब क्लोज डेट आएगी तो यानी कि IPO के लिए अप्लाई करने की जो डेट है वो बंद हो चुकी है। तो ये ओपन और क्लोज डेट होती है। उसके बाद आती है अलॉटमेंट डेट। यहाँ पर पता चलता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स को जो है भाई कितने शेयर्स मिले हैं, कितनी क्वांटिटी में मिले हैं, तो यहाँ पर शेयर्स को अलॉट किया जाता है। उसके बाद आ जाता है रीफंड डेट। अब बहुत बार ऐसा होता है मल्टीपल इन्वेस्टर्स के साथ, दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग कि आप IPO के लिए अप्लाई करें लेकिन आपको IPO में जो है शेयर्स नहीं अलॉट होंगे, ऐसा बहुत बार होता है। लेकिन क्या होता है कि आपने पेमेंट तो कर दी होती है, आपने इन्वेस्ट तो कर दिया होता है, तो यहाँ पर एक रिफंड डेट भी होती है जहाँ पर जो आपका अगर एप्लीकेशन आपका रिजेक्ट हो गया है IPO के लिए तो आपका रिफंड डेट बताया जाएगा कि हाँ आपका जो पैसा है वो आपको वापस दिया जाएगा। और इसी के साथ साथ आ जाता है क्रेडिट टू डीमैट अकाउंट, कि आपका जो भी पैसा है जो आपने एप्लीकेशन में दिया था वो आपका वापस आपको डीमैट अकाउंट में आपका मिल जाएगा। और उसके बाद आती है लास्ट में लिस्टिंग डेट, जब फाइनली IPO किसी भी कंपनी का लिस्ट होता है तो वो लिस्टिंग डेट कहलाई जाती है। सो आई एम श्योर कि इससे क्लैरिटी और अच्छी से मिल गई होगी कि हाँ एक IPO कैसे काम करता है, ये सारी डेट्स क्या होती हैं जो हम अक्सर न्यूज़ में सुनते रहते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ IPO। अच्छा, ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि IPO जो है यहाँ पर दो मेन टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला तो फिक्स प्राइस इशू होता है। दो तरह के मेन IPOs देखने को मिलते हैं। फिक्स प्राइस इशू में अगर हम बात करें तो जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, फिक्स प्राइस जो है IPO का रहता है, यानी कि कोई भी कंपनी अपना IPO लेकर आएगी तो जो शेयर्स हैं उसमें, राइट, उसका एक फिक्स प्राइस सेट कर लेती है कंपनी कि एक शेयर का प्राइस जो है वो इतना रहेगा, तो वो फिक्स प्राइस इशू होता है। वो पहले से इन्वेस्टर्स को पता होता है कि अच्छा ये IPO आने वाला है और इसका जो पर शेयर प्राइस है वो इतना है, तो वो फिक्स्ड होता है, दैट इज अ फिक्स्ड प्राइस इशू। उसके बाद सेकेंड आता है बुक बिल्डिंग इशू। अब यहाँ पर बुक बिल्डिंग इशू में क्या होता है ना, एक प्राइस बैंड होता है, राइट। ये IPO के टाइम पर इसे डिस्क्लोज किया जाता है कंपनी के थ्रू। यहाँ पर एक प्राइस बैंड होता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कोई भी XYZ कंपनी है, उसका प्राइस बैंड है 70 से 75, 70 to 75, राइट। तो यहाँ पर जो 70 है आपका वो क्या हो जाता है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। तो यहाँ पर जो 70 है वो हो जाता है आपका फ्लोर प्राइस,
और इसके अलावा जो आपका 75 है लेट्स से फॉर एग्जांपल, वो आ जाता है आपका कैप प्राइस, राइट। तो यहाँ पर क्या है, बुक बिल्डिंग इशू में एक प्राइस बैंड देखने को मिलता है, राइट। जो लोएस्ट है उसे फ्लोर प्राइस कहा जाता है और जो हाईएस्ट होगा उस प्राइस बैंड में उसे कैप प्राइस कहा जाता है। तो ये कोई फिक्स प्राइस इस प्रोसेस में डिसाइडेड नहीं होता है, दो अलग अलग प्राइस बैंड्स होते हैं। तो ये दो जो है ना आपके अलग अलग टाइप्स के आईपीओ हमें मेन मार्केट में देखने को मिलते हैं। अब आगे आ जाते हैं कि अगर आपको आईपीओ में इन्वेस्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं बिगिनर्स के लिए। अगर आपको आईपीओ में इन्वेस्ट करना है तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो आपको अपना डीमैट अकाउंट बनवाना है। ये प्राइमरी स्टेप है कि आप अपना एक डीमैट अकाउंट बनवाएंगे, राइट। डीमैट अकाउंट बनाने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ। ये सारी डॉक्यूमेंट्स आपकी लगेंगी, राइट। जैसे शेयर्स की ट्रेडिंग करते हैं उसके लिए भी डीमैट अकाउंट चाहिए, लाइकवाइज आईपीओ के लिए भी चाहिए। तो डीमैट अकाउंट बनवाइए, डॉक्यूमेंट्स आपके पास सारी ज़रूरी होनी चाहिए। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स आपके पास हो गई हैं तो आपको अपनी रिसर्च करनी है और आपको अपना आईपीओ जो है सिलेक्ट करना है कि मुझे इस आईपीओ में अपने पैसे लगाने हैं, अपने पैसों को इन्वेस्ट करना है। उसके बाद सिंपल है, जैसे ही आप आईपीओ सिलेक्ट करेंगे वहाँ पर अपने आप आपको जो है ऑप्शन दिख जाएगा। आप प्राइस एंटर कीजिए और आप अपना लॉट साइज़ जो है ना वो एंटर कीजिए कि आपको कितने लॉट्स के लिए अप्लाई करना है। लॉट साइज़ भी होता है आईपीओ में, राइट। और अपना प्राइस एंटर कीजिए और फिर उसके बाद आप अपनी यूपीआई आईडी डालिए, पेमेंट कीजिए एंड इट्स डन। आपका ऑर्डर चला जाएगा। उसके बाद वो कंपनी के ऊपर है कि आपको आईपीओ अलॉट किया जाता है कि नहीं किया जाता है। तो बहुत इजी है, बस अपना डीमैट अकाउंट बनाइए कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए। बहुत सारी मोबाइल एप्लीकेशंस आ गई हैं मार्केट में, उनके जरिए डीमैट अकाउंट खोलिए और वहाँ से आईपीओ ढूंढिए, सर्च कीजिए। जो भी आपका डिजायर्ड आईपीओ है उसमें आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने यूपीआई के थ्रू। ये सिंपल और ईजी तरीका है। इसके साथ साथ अब बात कर लेते हैं कि प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं आईपीओ में इन्वेस्ट करने के। कुछ प्रोज एंड कॉन्स तो अल्टीमेटली हैं ही। तो सबसे पहले एडवांटेजेस पे बात कर लेते हैं कि अगर आप आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं तो उसके फायदे क्या हैं आपके लिए एज एन इन्वेस्टर। सबसे पहला तो अर्ली इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। भाई एक कॉमन गोल जो होता है इन्वेस्टर्स का आईपीओ के लिए अप्लाई करने के लिए वो यही होता है कि शुरुआत से ही हम लोग पैसा लगा लें ताकि जो भी आगे कैपिटल अप्रिसिएशन होगा उसमें मुनाफा हो जाएगा। तो एक अर्ली इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। बिकॉज लेट्स से कोई शेयर अभी बहुत तगड़ा भाग गया तो आपको लगेगा कि काश मैंने इसे डिप पे खरीदा होता या काश मैंने इसे आईपीओ पे अप्लाई किया होता जब इसका जो शेयर प्राइस था वो कम था, क्योंकि अब तो बहुत ऊपर चला गया है। तो इन्वेस्टर्स को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है आईपीओ के जरिए कि वो पहले ही उस शेयर में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट ऑफकोर्स उसके लिए आपको रिसर्च सॉलिड करनी है। दूसरा जाता है पोटेंशियल फॉर हाई रिटर्न्स। ऑफकोर्स हाई रिटर्न्स का पोटेंशियल रहता है। कई बार ऐसा होता है कि आईपीओ का जो शेयर प्राइस होता है वो कम होता है, ग्रे मार्केट एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा बूस्ट अप कर देती है, हाइप बना देती है। और इससे क्या है, जब एक्चुअली में लिस्ट होता है तो बहुत तगड़े प्रीमियम पर जो है वो लिस्ट होता है। तो यहाँ पर हाई रिटर्न्स का पोटेंशियल बन जाता है, चाहे आप उसे शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से देखें, चाहे आप लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से भी देखें। लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से देखें तो एक स्टेडी प्रॉफिट्स का भी एंगल आ जाता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं, अगर आपने एक अच्छी नॉर्मल कंपनी चूज की है जो आपको लग रहा है कि हाँ ओवर द ईयर्स जो है अच्छी ग्रो करने वाली है, तो स्टेडी प्रॉफिट्स भी आपको मिलते रहेंगे क्योंकि उसका शेयर प्राइस जो है कंपनी की ग्रोथ के साथ साथ धीरे धीरे इंक्रीज होता रहेगा, राइट। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं कि आप पहले इन्वेस्ट कर सकते हैं आईपीओ के जरिए, पैसा कमाने का अच्छा मौका मिल सकता है, हाई रिटर्न्स का पोटेंशियल है, स्टेडी प्रॉफिट्स भी आपको मिल सकते हैं। लेकिन वही डिसएडवांटेजेस पर आ जाए तो अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर हाई रिस्क देखने को मिलता है। हाई रिस्क वाले होते हैं आईपीओज अगर बात की जाए तो, क्योंकि जो नई कंपनीज होती हैं उनका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, क्या प्रॉफिट है उनका, उसको लेकर डेटा हो सकता है आपको कम मिले या ना मिल पाए। उसको लेकर जो है पूरी ट्रांसपेरेंसी जो है हो सकता है ना मिले। तो थोड़ा रिस्की रहता है कि क्या फाइनेंशियल्स हैं कंपनी के, नई कंपनी है, यू नेवर नो कि आगे चल के वो कंपनी कैसे परफॉर्म करे। तो ये रिस्क जो है वो तो बना ही रहता है। उसके अलावा वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है, क्योंकि अगर हम आईपीओ की बात कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकते हैं इनिशियल ट्रेडिंग पीरियड में। कई बार बहुत ज़्यादा हाइप कर दिया जाता है आईपीओस को, बहुत ज़्यादा ओवरप्राइज्ड हो जाते हैं, कई बार ऐसा होता है। तो वॉलेटाइल रहते हैं शेयर प्राइस यहाँ पर, राइट। तो ये भी एक डिसएडवांटेज आ जाता है। उसके अलावा लॉक इन पीरियड भी देखने को मिलता है। आप सोचें कि मैं भी आईपीओ के लिए अप्लाई कर दूं और फिर प्रॉफिट बुक करके इसको तुरंत बेच दूं, तो यहाँ पर लॉक इन पीरियड्स भी होते हैं। आप लॉक इन पीरियड्स में शेयर को नहीं बेच सकते, राइट। तो इससे भी ये भी एक थोड़ा डिसएडवांटेज आ जाता है कि लॉक इन पीरियड है, आप इसे तुरंत नहीं बेच सकते अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं। किसी
आईपीओ में होता है। उसके अलावा पोटेंशियल फॉर ओवर वैल्यूएशन, जैसा कि मैंने कहा कि कई आईपीओस के आने से पहले ही बहुत ज़्यादा मार्केट में हाइप बनी हुई होती है, राइट। तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत ओवर वैल्यूड हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि जब लिस्टिंग होती है तो थोड़ा करेक्शन यहाँ पर देखने को मिलता है, राइट। और करेक्शन के बाद क्या है, कई केसेस में देखा जाता है कि करेक्शन के बाद डिप जो है आ जाता है शेयर प्राइस में। ऐसे में क्या है कि इन्वेस्टर्स को नुकसान हो जाएगा। तो ओवर वैल्यूएशन का पोटेंशियल भी रहता है कि हाइप की वजह से एकदम से हो सकता है शेयर प्राइस ऊपर उठ जाए और जब करेक्शन हो तो नीचे भी आ जाए। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। बट ऑफ कोर्स अगर आप एक हाई रिस्क इंडिविजुअल हैं, हाई रिस्क इन्वेस्टर हैं, तो आईपीओ का एक ऑप्शन जो है वो एक्सप्लोर किया जा सकता है। अनडाउटली डाइवर्सिफिकेशन भी मिलता है आईपीओ से, राइट। लास्ट में अगर मैं बोलूँ कि अगर आप आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये चीज़ें ज़रूर याद रखेंगे कि सबसे पहले तो आप अपनी रिसर्च सॉलिड करें। कोई भी कंपनी के आईपीओ में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके फाइनेंशियल्स को ज़रूर देखें, कैसी कंपनी है, कैसा परफॉर्म कर रही है, आने वाले ईयर्स में ये कैसा करेगी, डेट तो नहीं है। ये बेसिक चीज़ें जो आप हर स्टॉक के लिए रिसर्च करते हैं, आईपीओ के लिए भी रिसर्च कीजिए। इसके अलावा जैसे अभी हमने देखा कि एक लॉक इन पीरियड होता है, तो उससे भी सावधान रहिए। आप देखिए कि लॉक इन पीरियड कितना है, कितना नहीं है भी कि नहीं है। ये चीज़ें भी पहले आप कैलकुलेट कीजिए, देखिए, सो दैट आपका अगर कोई नुकसान भी हो रहा हो तो बहुत ज़्यादा ना हो रहा हो। और तीसरा, आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाइए अपने गोल्स के हिसाब से, अपने रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से आप मार्केट में खेलिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को ज़रूर कंसल्ट कीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। आई होप आपको समझ आया होगा। इसके अलावा कोई और टॉपिक अगर आप समझना चाहते हैं तो डू लेट अस नो in the comment section below. Thank you. For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.